आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल ओपन क्लासेस में। मैं विक्रम कुमार आज सभी के लिए आप सबों के लिए जो वीडियो लाया हूं वो भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक। यही से समझिए कि अब अनुच्छेद की शुरुआत हो रही है, जो आर्टिकल है उसकी शुरुआत हो रही है और यहीं से हम लोग समझेंगे छोटे राज्यों का मुद्दा, बड़े राज्यों का मुद्दा, क्या डिमांड है उनकी। उसके बाद कुछ तथ्यात्मक पहलू भी होगा, संकल्पनाएं भी देखेंगे, कुछ तथ्यात्मक पहलू भी होगा। और जो भी आपको पॉलिटी का आपने पूर्व का वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो देखिएगा, पूर्व के वीडियो को जरूर देखिएगा। और आप देखेंगे कि उसमें सिर्फ पीटी लेवल, प्रीलिम्स के लेवल की पढ़ाई नहीं हो रही है, नहीं बताया जा रहा है। उसमें आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी आपको बताई जा रही है, सिनॉप्सिस बेसिस पे पढ़ाई हो रही है। पीटी टू मेंस लेवल की पढ़ाई हो रही है, 0 to एडवांस लेवल की पढ़ाई हो रही है। उसके बाद यदि आप कोई भी टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो आप आंसर राइटिंग के लिए सक्षम होंगे। इस वीडियो को देखने के उपरांत आप आंसर राइटिंग के लिए सक्षम होंगे, पीटी के क्वेश्चन लगाने के लिए सक्षम होंगे, एक भी क्वेश्चन आपके नहीं छूटेगा। ये मेरा अनुभव है और मेरा विश्वास है, आत्मविश्वास है। आप देखेंगे, आंसर राइटिंग कीजिएगा और साथ में आप करंट अफेयर्स का कोरिलेट करेंगे, अच्छा होगा। करंट अफेयर्स को कोरिलेट करेंगे, बहुत अच्छा होगा। यही से आपको कहीं केंद्र राज्य संबंध के कॉन्सेप्ट भी थोड़ी बहुत क्लियर होगी। लेकिन जब केंद्र राज्य संबंध हम लोग पढ़ेंगे तब और डिटेल्ड में पढ़ेंगे। जो जिस टॉपिक पे होता है उसी के अकॉर्डिंगली चलना चाहिए। तो आज से हमारा अनुच्छेद शुरुआत हो रहा है, संविधान का भाग की शुरुआत हो रही है। संघ और राज्य क्षेत्र हम लोग पढ़ेंगे, भाग 1 अनुच्छेद 1 to 4, अनुच्छेद 1 से 4, आर्टिकल 1 से 4। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि भाग 1 क्या है और इसकी क्या संकल्पनाएं हैं। तो देखेंगे हम लोग इसमें संघ और राज्य क्षेत्र के संकल्पनाएं, तथ्यात्मक पहलू में देखेंगे अनुच्छेद, कौन कौन से अनुच्छेद है, उससे क्या है, राज्य पुनर्गठन देखेंगे और अन इम्पोर्टेंट फैक्ट को देखेंगे। संकल्पनाएं जो कि मेंस के आंसर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके समक्ष लाया गया और यहीं से देखेंगे आपके सिनॉप्सिस बेसिस पे है और इसी के आधार पे आपका मेंस का कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और आप जाके कोई भी बुक पढ़िए, एनसीईआरटी की बुक पढ़िए, लक्ष्मीकांत जी की बुक पढ़िए, भारतीय संविधान, वहां से आपको और कॉन्सेप्ट मिलेगा। आप लगाएंगे क्वेश्चंस के आंसर राइटिंग करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, बीपीएससी का उठाइए, यूपीएससी का उठाइए, यूपीपीएससी, इवन जेपीएससी, किसी का भी पेपर उठाएंगे आपको बहुत मददगार होगा। लक्ष्मीकांत सर का जो भारतीय संविधान की किताबें हैं उसको समझने के लिए कॉन्सेप्ट की भी आवश्यकता है, एनसीईआरटी को समझने के लिए कॉन्सेप्ट की आवश्यकता। तो ये ओवरऑल आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में हेल्प होगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। संकल्पनाएं क्या है, जो सिद्धांत है, संकल्पनाएं में आएंगी छोटे राज्यों का मुद्दा, राज्य स्वायत्तता का मुद्दा और तथ्यात्मक पहलू में आएगा अनुच्छेद, राज्य पुनर्गठन जो था, आयोग बना था और राज्य पुनर्गठन कैसे हुआ था, राज्य का विकास, राज्य जो बना कैसे बना, किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होता है, नया राज्य बनता है और दूसरे राज्य का अपने में समावेशन किया जाता है। और इंपॉर्टेंट फैक्ट, संकल्पना में छोटे राज्यों का मुद्दा, इसमें जब कोई चीज का मुद्दा इशू आ गया तो पक्ष में भी बात होगा, विपक्ष में भी बात होगा। तो पक्ष के बाद को हम लोग देखते हैं कि पक्ष में क्या क्या तर्क रखे गए। पक्ष में है यदि छोटे राज्य, बड़े राज्य से कट के छोटे राज्य। अब अभी आप देखेंगे कि एक आप छोटे राज्य मान के चलिए झारखंड की हम लोग बात करते हैं, बिहार से कट के झारखंड बना। इसके आधार पे आप समझ सकते हैं कि छोटे राज्य जनसंख्या और क्षेत्रफल में कमी होगी। बड़ा राज्य से कट के, बिहार से कट के झारखंड बना तो जनसंख्या और क्षेत्रफल में कमी हुई। प्रशासनिक पहुंच अधिक होगा। पटना में राजधानी था और हमें जाना था गोड्डा, तो बहुत दूरी थी। अब रांची में राजधानी है, गोड्डा जाना है तो कमोबेश नजदीक हो गया। तो प्रशासनिक पहुंच भी अच्छी होगी, योजनाओं की पहुंच अच्छी होगी जनता तक, निगरानी अच्छे से होगा, कार्यान्वयन अच्छे से होगा, जनता कल्याणकारी नीतियों से परिचित होगी। उसके बाद है कि जवाबदेही प्रशासन होगा। अब हमारे बगल में यदि जिला है, हमारे बगल में यदि सचिवालय है तो हम जो प्रशासनिक महकमा है वो ज्यादा जवाबदेही होगी जनता के प्रति, जनता भी ज्यादा जानेगी चीजों को, जनता की रचनात्मकता बढ़ेगी,
जनता सृजनात्मक क्षमता बढ़ेगी, रचनात्मकता क्षमता बढ़ेगी, ज्यादा प्रशासक जो होगा, प्रशासन होगा जवाबदेही की भूमिका में होगा, जनसेवक की भूमिका में होगा, और केंद्र राज्य के मध्य तनाव भी कम होगा। अब है बड़े राज्य है, बड़े क्षेत्रफल है, जो वित्त आयोग के अनुशंसा है उसके आधार पर जो जनसंख्या को भी बनाया गया है टैक्स देने के संबंध में, हिस्सा देने के संबंध में। तो जब हम लोग केंद्र राज्य संबंध में वित्त आयोग पढ़ेंगे तब आप वहां पे देखेंगे डिटेल में। तो जो वित्त आयोग में जो जिसके आधार पर हमारा पैसा बंटवारा होता है, टैक्स का पैसा और सभी लाभांश का पैसा बंटवारा होता है, उसमें क्षेत्रफल भी मुद्दा है। तो जब क्षेत्रफल में कमी होगी तो लाभांश भी ऑलरेडी कम हो जाएगा। तो ये पक्ष में बात है। तो फिर विपक्ष में भी बात होगा, छोटे राज्य का मुद्दा जो है, छोटे राज्य के बनने से क्या हानि है, विपक्ष में भी बातें होंगी। विपक्ष में है कि जैसे आप देख रहे होंगे कि बहुत सारा नदी जल विवाद चल रहा है, कावेरी जल विवाद चल रहा है, बहुत सारे राज्यों के बीच जल विवाद चल रहा है, जल के सीमांकन को लेकर चल रहा है कि मेरा जल अपने पास रोक लिया, दूसरे राज्यों को नहीं मिला। नदी जल विवाद में वृद्धि होगी, संसाधनों का विवाद होगा। झारखंड अलग हुआ, कुछ संसाधन इधर रह गए, कुछ उधर रह गए। अभी तक झारखंड बोल रहा है कि मुझे मेरे पैसे नहीं मिले, जो बंटवारा हुआ उसका पैसा नहीं मिला। तो ये बहुत सारी बातें विवादग्रस्त होगी, विवाद बढ़ेगी, लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, केंद्र का दरवाजा खटखटाएंगे। तो आपसी जो राज्यों में जो भाईचारा था उसमें थोड़ा सा बिलगाव होगा, अलगाव होगा, अलगाववाद की प्रवृत्ति बढ़ेगी, क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति बढ़ेगी, जातिवाद की प्रवृत्ति बढ़ेगी। क्योंकि एक क्षेत्र विशेष पे उस राज्य का डिमांड अधिकतर किया जाता है, एक जाति विशेष पे, एक लैंग्वेज विशेष पे किया जाता है। भाषा क्षेत्रीयता ज्यादा बढ़ेगी, नक्सलवाद भी बढ़ेगा, उग्रवाद भी बढ़ेगा, तो क्षेत्रवाद बढ़ेगा। गुटबंदी में बढ़ोतरी हुई, केंद्रीय योजनाएं असफल हो सकती है। इसके लिए केंद्रीय योजनाएं असफल हो सकती है और क्षेत्रीय दलों का उदय भी हो सकता है, क्षेत्रीय दल ज्यादा उदय होगा। तो ये विपक्ष का बात है। अब राज्य स्वायत्ता का, राज्य जो अपना स्वायत्ता मांग रहा है कि राज्य स्वायत्ता का मुद्दा, बहुत सारे राज्य बोल रहे हैं कि मुझे स्वायत्ता दीजिए, मुझे स्पेशल स्टेटस का दीजिए। तो राज्य स्वायत्ता अर्थ क्या है? राज्यों द्वारा स्वतंत्रता इंडिपेंडेंसी नहीं मांगा जा रहा कि हम स्वतंत्र हो गए, भारत से अलग हो नहीं, वो स्वतंत्र होना नहीं चाह रहा, लेकिन बल्कि संघीय व्यवस्था से ये संबंधित मुद्दा है कि संघ में मुझे एक अलग दिया जाए डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, मैं भी आगे बढ़ूं, विदेशों के साथ हमारा भी व्यापार बढ़े। अब कहीं का लीची फेमस है, कहीं का केला फेमस है, तो उसका हम ग्लोबलाइजेशन कर पाए, कुटीर उद्योग को बढ़ावा दे पाए। तो ये इस अर्थ में राज्य स्वायत्ता की डिमांड कर रहा है, वैश्वीकरण के फायदे। अब इसका जो विश्लेषण करेंगे तो कुछ पक्ष में बात होगा, कुछ विपक्ष में बात होगा। तो पक्ष में बात है पॉजिटिव थॉट्स, शिक्षा अभियान बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा पाएगा, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय केंद्र और राज्य दोनों उस पर कानून बना सकते हैं। तो शिक्षा अभियान जड़ तक पहुंचेगा, लोगों तक पहुंचेगा, विकास अच्छे से हो पाएगा, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति का ज्यादा प्रयास होगा, ग्रामीण विकास योजनाएं ज्यादा सफल होंगी। राज्य स्वायत्ता देने से राज्य संसाधनों का सही उपयोग कर पाएगा, जो संसाधन पे राज्य का पकड़ है उसका सही उपयोग स्वायत्ता देने से हो पाएगा। ये पॉजिटिव बात है। कुछ निगेटिव बात है, जैसे क्या? राज्य स्वायत्ता के संबंध भारत में अर्धसंघीय व्यवस्था है, संघात्मक के साथ एकात्मक लक्षण है। हमारा जो भारत है संघात्मक के साथ एकात्मक लक्षण है। राज्य स्वायत्ता उसी सीमा तक जहां तक एकता और अखंडता को नुकसान न पहुंचे, उसी सीमा तक आपको स्वायत्ता मिलनी चाहिए राज्यों को, जहां पे हमारा देश का, भारत का एकता अखंडता अक्षुण्ण रहे, विघटन नहीं हो, सुदृढ़ रहे। और ये वैश्वीकरण का बात है, वैश्वीकरण हमारा होना चाहिए भारत के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे, न कि राज्य के नाम पे। उससे क्या होगा? हमारा भारत का विकास होगा। हो सकता है कुछ पिछड़े राज्य हो, जिसका कोई चीज प्रोडक्ट हो, उसका उतना आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो, उस राज्यों का बहुत छोटा राज्य हो, तो उसकी पहुंच वहां तक नहीं पहुंच पा रही हो। तो लेकिन जब भारत के नाम से होगा, मेड इन इंडिया भारत के नाम से होगा, तो उसकी पहुंच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवश्य हो जाएगी। वो भारत का प्रोडक्ट है, ये नहीं कहेंगे बिहार का प्रोडक्ट है, ये झारखंड का प्रोडक्ट है, मेड इन झारखंड, मेड इन बिहार, मेड इन उत्तर प्रदेश, नहीं, मेड इन इंडिया, इंडिया का कॉन्सेप्ट। इससे हमारा ग्लोबल विकास होगा, वैश्वीकरण होगा, निर्यात होगा,
ज्यादा से ज्यादा मार्केट फैलेगा, ज्यादा से ज्यादा रोजगार का सृजन होगा, ज्यादा से ज्यादा विकास का सृजन होगा, विकास बढ़ेगी। ठीक है, भारत सरकार ज्यादा महत्वपूर्ण है न कि स्टेट गवर्नमेंट। संघीय व्यवस्था भारत सरकार, इसमें आप कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा। भारत सरकार इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा संपूर्ण राष्ट्र एकता का परिचायक होगा, एकता अखंडता अक्षुण्ण रहना महत्वपूर्ण है। और भारत के नाम पे वैश्वीकरण का विकास होना चाहिए, न कि किसी स्टेट के नाम पे, न कि किसी व्यक्ति के नाम पे, न किसी कंपनी के नाम पे। इसलिए मेड इन इंडिया का कॉन्सेप्ट लाया गया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया कॉन्सेप्ट लाया गया, न कि मेड इन बिहार, मेड इन झारखंड, मेड इन उत्तर प्रदेश, मेड इन आंध्र प्रदेश, नहीं, मेड इन इंडिया कॉन्सेप्ट लाया गया। भारत राष्ट्र के नाम पे हमारा ग्लोबलाइजेशन, वो राष्ट्र के नाम पे हमारा प्रोडक्ट निर्यात, उसी कथा पे हमारा देश विकास करेगा, मजबूती होगी। केंद्र की स्थिति, यदि हम स्वायत्तता दे देंगे किसी राज्य को तो केंद्र की स्थिति कमजोर पड़ जाएगी, और केंद्र की स्थिति कमजोर पड़ जाएगी तो बहुत सारा जो संघ सूची का विषय है उसमें भी कमजोरी होगी, विदेश नीति हमारी कमजोर पड़ जाएगी। लेकिन केंद्र के मजबूत रहना आवश्यक है, लेकिन साथ के साथ राज्यों का विवाद का भी निपटारा होना चाहिए, तभी हमारा जो राज्यों का मुद्दा खत्म हो पाएगा। जैसे कि अभी बहुत सारे राज्य के अंदर भी राज्य का मुद्दा चल रहा है, जैसे कि बिहार में मिथिलांचल का डिमांड चल रहा है। इसे बहुत सारा उत्तर प्रदेश को कभी कभी सुनने में आता 4 प्रदेशों में बंटवारा कर दिया जाए, तो इस तरह से क्षेत्रवाद की, जातिवाद का बढ़ोतरी होगा, विकास थम सा जाएगा। विकास के लिए एकात्मक होना चाहिए। तो ये हमारा है संकल्पनाएं। अब इसके बाद हम लोग तथ्यात्मक पहलू पे चलेंगे, अनुच्छेद पढ़ेंगे, जो कि आप लोग उसका इंतजार कर रहे होंगे। अनुच्छेद का पीटी लेवल में पढ़ने में मजा आता है। अनुच्छेद में भी हम लोग मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ेंगे, पीटी का कॉन्सेप्ट रहेगा ही, साथ के साथ मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, एकदम अच्छा से पढ़ेंगे अनुच्छेद को भी। इसलिए आप लोग वीडियो की स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और आपका पॉलिटी मजबूत होगा, ये मेरा विश्वास है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। आगे के अनुच्छेद 1 से 4 में तथ्यात्मक पहलू, अनुच्छेद, राज्यों का पुनर्गठन एवं अन्य महत्वपूर्ण बातें। तो अनुच्छेद पहला में देखते हैं। फर्स्ट अनुच्छेद संविधान का भाग 1 का प्रथम अनुच्छेद, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इसमें कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ये जो यूनियन ऑफ स्टेट का कॉन्सेप्ट है कहां से लिया गया? कनाडा से, कनाडा से लिया गया। इंपॉर्टेंट है पीटी के लिए। संविधान में संघात्मक शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है, एकदम संविधान में संघात्मक शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। भारत में संघ का निर्माण राज्यों ने आपस में मिलकर नहीं किया है, आपस में मिलकर नहीं किया। दे देता ना कथन कारण, एसर्शन, रीजनल, ऑब्जेक्टिव टाइप में, उसका 3-4 पॉइंट दे देगा, 1 सही है, 1-2 सही है, 1-2 3 सही है। नहीं किया गया, बल्कि जनता के द्वारा संघ का निर्माण हुआ है, और अमेरिका में राज्यों द्वारा। ठीक है, अब देखेंगे इसको एक मेन सब पॉइंट ऑफ व्यू के। भारत का संघ, भारत का राज क्षेत्र। ठीक है, ये बड़ा गोला है भारत का राज क्षेत्र, इसमें राज्य आते हैं, यूटी आते हैं, अर्जित क्षेत्र आता है, इसमें टोटल राज्य की संख्या आती है। अब देखेंगे कि ये भारत का संघ राज्य है, टोटल राज्य, छोटी संकल्पना है, जबकि भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य भी आ रहा है, यूनियन टेरिटरी भी आता है, कुछ अर्जित क्षेत्र भी आ जाते हैं। इस प्रकार भारत का राज्य क्षेत्र व्यापक अवधारणा है, ये व्यापक अवधारणा है, विस्तृत अवधारणा है, एवं भारत का संघ संकीर्ण अवधारणा है, छोटा स्वरूप है। संविधान में भारत के 2 नाम है, भारत अर्थात इंडिया, इंडिया और भारत दोनों नाम है। अब आते हैं मेन अनुच्छेद 2, इसके प्रोसेस को समझिए। अनुच्छेद 2, इसके तहत संसद को शक्ति दिया गया, किसको? संसद को, वह विधि बनाकर किसी नए राज्य क्षेत्र को भारतीय संघ में प्रवेश दे सकता है। तो किस प्रोसेस से, कितने टाइप से हमारे यहाँ राज्य सम्मिलित होते हैं? विधि 4 प्रकार से। पहला है अभ्यर्पण, सेशन। देखिए कभी कभी वो दे देगा इंग्लिश वर्ड में, सेशन, एक्विजिशन, ऑक्युपेशन, प्रिस्क्रिप्शन, सब दे देगा। तो हिंदी में अभ्यर्पण, इंग्लिश में सेशन। किसी राज्य का प्रभुसत्ताधारी अपनी प्रभुसत्ता का हस्तांतरण भारत को कर दे, भारत सरकार को कर दे,
तो वैसे उसको कहेंगे सेशन के द्वारा, अभ्यर्पण के द्वारा। वैसा किसने किया था? सिक्किम ने। दूसरा उपवृत्ति, एक्विजिशन, जब प्राकृतिक कारणों से किसी दूसरे राज्य का राज्य क्षेत्र भारतीय संघ में आकर मिल जाए। एग्जाम्पल सर क्रीक है, न्यू मूड है। तीसरा आवेशन द्वारा, ऑक्युपेशन के द्वारा, भारत ऐसे किसी राज्य क्षेत्र पर जहां किसी भी राज्य क्षेत्र का, किसी भी संघ का, किसी भी अंतरराष्ट्रीय का ही हो, क्यों ना हो, कब्जा ना हो, प्रभुसत्ता स्थापित नहीं हो, सॉवरेनिटी नहीं हो, तो वैसे प्रदेश आवेशन के द्वारा हासिल किए जा सकते हैं। जैसे चंद्रमा पर अंटार्कटिका पर, इस पर ऑक्युपेशन के द्वारा भारत में मिलाया जा सकता है। चौथा है लंबे समय तक रहना, प्रिस्क्रिप्शन। किसी राज्य क्षेत्र पर भारत लंबे समय तक अपनी प्रभुसत्ता स्थापित रखता है तो वो भारत में आकर स्वतः मिल जाता है। कौन? इसका एग्जाम्पल है दादर नगर हवेली 1962, क्योंकि दादर नगर हवेली उस समय पुर्तगाल का उपनिवेश था, लेकिन लंबे समय तक भारत के पास था। प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा उसको भारत संघ में मिला दिया गया। अनुच्छेद 2। अब हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 3। तब तक आप इसको लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसकी प्रक्रिया को देखेंगे। अनुच्छेद 3 एवं इसकी प्रक्रिया। अनुच्छेद 3 में क्या कहता है? संसद को अधिकार देता है। अनुच्छेद 3 संसद को अधिकार देता है कि वह विधि बनाकर नए राज्यों का गठन करे, राज्यों के नाम को परिवर्तित करे, क्षेत्र, सीमा इत्यादि में परिवर्तन कर सकता है। तो अनुच्छेद 3 की प्रक्रिया क्या होती है? क्या प्रोसेस से अनुच्छेद 3 संविधान में जो प्रोसेस दिया गया उसके अनुसार क्या है प्रोसेस? जो अनुच्छेद 3 का व्यवहारिक प्रोसेस, सर्वप्रथम राष्ट्रपति द्वारा इसका प्रारंभ किया जाता है। इस बिल का राष्ट्रपति के द्वारा प्रारंभ किया जाता है और समय सीमा निर्धारित होती है। एकदम समय सीमा निर्धारित हो गई, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 14 दिन निर्धारित हो गए। जो प्रस्ताव है राष्ट्रपति के द्वारा वो जाता है कहाँ? संबंधित राज्य के पास। मान के चलिए बिहार का यदि क्षेत्र, नाम इत्यादि में परिवर्तन करना हो या नए राज्य का, तो आया बिहार के पास। बिहार अब क्या करेगा? विचार करने के लिए बाध्यकारी नहीं है, वो या तो विचार कर सकता है या नहीं। बाध्यकारी नहीं है कि तुमको विचार ही करना है, अपने पास रखा रहा, अनुशंसा किया और केंद्र सरकार के पास वो भेज दिया। जो भी करना हो या तो अनुशंसा करके ओके कर दिया, नहीं तो फिर या एज इट इज उसको रिटर्न कर दे केंद्र सरकार के पास। यह भी केंद्र सरकार भी बाध्यकारी नहीं है इस बिल को मानने के लिए। फिर क्या हुआ? समय गुजरते गया, समय फिक्स्ड है क्योंकि समय सीमा निर्धारित है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। समय फिक्स्ड है, समय गुजरने के बाद प्रस्ताव को विधेयक बन जाता है। अब ये जरूरी है कि अनुच्छेद 3 के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अलग अलग विधेयक को पारित कराना होगा साधारण बहुमत के द्वारा। साधारण बहुमत आप पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, जाना होगा, समझा होगा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में साधारण बहुमत के द्वारा इसे पारित कराना मस्ट है, अलग अलग। ये नहीं कि लोकसभा में पारित कर, दोनों जगह से पारित कराना मस्ट है। इसमें संयुक्त बैठक की प्रावधान नहीं है। ये दोनों जगह विधेयक पर कुछ प्रॉब्लम हो, आपसी मतभेद हो, भेदभाव हो, सर्वसम्मति नहीं हो, तो इसमें संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं, संयुक्त बैठक इसमें नहीं हो सकता है। ठीक है, ये रहा अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई कोई भी विधि संविधान संशोधन नहीं मानी जाएगी। इंपॉर्टेंट, संविधान संशोधन नहीं मानी जाएगी। नोट इंपॉर्टेंट, एक्सेप्शन सब जगह होता है। एक्सेप्शन क्या है? भारतीय क्षेत्र को किसी विदेशी राज्य को देने की बात है। यदि कहा जाए कि भारत किसी क्षेत्र को विदेशी राष्ट्र को देने की बात यदि चल रही है, देने को चाह रहा हो, तो एक संप्रभु राष्ट्र होने के कारण संसद को शक्ति प्राप्त है कि वो दे या नहीं दे। संसद इसमें निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है और अनुच्छेद 368 के तहत इसमें संविधान में संशोधन किया जा सकता है। 368 अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान में संशोधन किया जा सकता है, करना पड़ेगा। जैसे कि आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि 1954 ईस्वी में अधिनियम बनाकर चंद्रनगर, जो कि फ्रांस का उपनिवेश था, वेस्ट बंगाल को स्थानांतरित किया गया। 1954 में ही कराईकलमायनम जो राज थे, फ्रांसीसी उपनिवेश, जिसे हम लोग अभी पांडिचेरी के नाम से जानते हैं, भारत अपने में मिला लिया 1954 में, 1954 में। तो ये सभी रहे आपके तथ्यात्मक पहलू अनुच्छेद के, इंपॉर्टेंट अनुच्छेद। अब हम देखेंगे इसमें जो अगला है तथ्यात्मक पहलू भाग 1 का
भाग 1 का तथ्यात्मक पहलू, राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार हुआ, जम्मू कश्मीर राज्य, हैदराबाद, जूनागढ़ इत्यादि का मसला, और कैसे कैसे राज्य बने, पहले कितने राज्य थे, जो श्रेणियां थी और बहुत 110 श्रेणियां थी, उसके बाद राज्य का जो पुनर्गठन हुआ, जो कमीशन आया, जो आयोग आया, सभी को देखेंगे। लेकिन वीडियो लगता है कि लंबा हो गया है, इसी कारण अब नेक्स्ट वीडियो में नए राज्यों का पुनर्गठन, नए पुनर्गठन और महत्वपूर्ण फैक्ट की चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। और आप इस वीडियो को देखिएगा, अपने दोस्तों तक भेजिएगा एवं कमेंट जरूर कीजिएगा और क्वेश्चन लगाने की आप प्रयास कीजिएगा। अनुच्छेद 4 तक के आधार पे क्वेश्चन लगाने का प्रयास कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। मेंस के आंसर राइटिंग में जनरल स्टडीज का आप प्रैक्टिस कीजिएगा, चाहे बीपीएससी का, यूपीएससी, यूपीपीएससी दरोगा का हो क्वेश्चन हो, या इवन सीटेट के भी यदि पॉलिटी के क्वेश्चंस होंगे तो आप लगाने का, जहां भी संविधान के क्वेश्चंस मिलेगा तो शुरुआत कीजिएगा, लगाने का प्रैक्टिस करने की शुरुआत कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि कितना फायदा आपको हो रहा है या क्या क्या परेशानियां आपको आ रही है। इसके बाद हम अगले वीडियो में नए राज्यों का पुनर्गठन देखेंगे, अच्छा से देखेंगे, और सभी राज्यों का सीरियल वाइज संविधान संशोधन के आधार पर भी देखेंगे कि हमारा संविधान संशोधन के आधार पर जो बना है हमारा राज्य, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे झारखंड हो, जो भी राज्य का गठन हुआ है, सभी का हम लोग संविधान संशोधन के आधार पर देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।